शख्स के कहे गए हैं। ये भी एक हदीस का एक मफहूम में बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले उसका वालिद जो उसे दुनिया में लाता है, फिर उसका वो ससुर जिसने उसे ज़िंदगी के अयाम एहसन तरीके से गुजारने के लिए एक साथी मुहैया किया, और तीसरे नंबर पे उस्ताद। और कहा यही जाता है कि आपका वालिद वो हस्ती है जो आपको आसमान की बुलंदियों से ज़मीन पे लेके आता है और ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाता है, और उस्ताद वो हस्ती होती है जो आपको ज़मीन की सतह से आसमान की बुलंदियों को छू लेने का हुनर सिखाता है या हिम्मत दिलाता है। सो हज़रत अली का फरमान है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया गोया मैं उसका ग़ुलाम हो गया। हत्ता कि हज़रत उमर ने फरमाया था कि काश मैं एक मुअल्लिम होता। सो ये वो हस्तियाँ हैं जो ख़ुद अपनी जगह पे नाबग़ैर रोज़गार हैं, जो जिनको फॉलो करना हम सब के लिए एक तरह से इटसेल्फ एक कंप्लीशन की निशानी है। सो आज मैं आप तकरीबन 200 के करीब असातिज़ा किराम से मुखातिब हूँ अपनी इस गुफ्तगू में। आई होप कि हम इसको अच्छे तरीके से अगले 1 घंटे डेढ़ में लेके चलेंगे। आप लोगों का शायद ये लास्ट लेक्चर है, थकावट आप लोगों को होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कोई ज़्यादा बोझल और वज़नी किस्म की गुफ्तगू को उस अंदाज़ में ना लेके जाऊँ। हालाँकि थोड़ा-थोड़ा मुझे बीच में कुछ रेफरेंसेस ऐसे लाने पड़ेंगे। ज़्यादातर दोस्त मुझे लगता है हमारे पास फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के हैं, फिर इंग्लिश और इस्लामियात के प्रोफ़ेसर ज़्यादा हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी की इस प्रोफ़ेशन में एक अहम संग मील में दाखिल हो गए हैं और जल्द इसे अबूर कर लेंगे, जो आपकी अगली प्रमोशन का इंशाल्लाह पेशखैमा साबित होगा, बाइस बनेगा। सो दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जल्दी अगले दर्जे में प्रमोशन अता करे। सो उस्ताद इस आज की उसमें जो हम पढ़ेंगे, ये आपके सामने शो हो रही हैं आउटलाइंस उसकी। रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। फिर हम इसका सेकंड में पढ़ेंगे पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। अली स्लाइड शो कराते रहना बेटे, स्लाइड नहीं शो हो रही। फिर तीसरे में हम डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे आउटलाइन में। आखिर में टीचर शुड बी प्रेजेंटेबल के उन्वान से हम आखिर में इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ में इस सारे में बस बताता चलूँ मैं, आप भी अपने माइक्स इन रखिएगा, ऑन रखिएगा। कहीं कहीं मैं आप सभी इनपुट लेता रहूँगा। ख़ास तौर पे मेरा अभी मुझे 2 असातिज़ा चाहिए, मेल और फीमेल में से 2, एक जो किसी देहाती कॉलेज में पढ़ाते हैं और एक जो किसी शहरी कॉलेज में पढ़ाते हैं। इसी तरह फीमेल और इसी तरह मेल जो एक देहाती कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक गवर्नमेंट की और क्या है हमारे शहरी कॉलेज में पढ़ाते हैं। सो लोग अर्बन और रूरल के पर्सपेक्टिव में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि एक देहात में उस्ताद की क्या डेफिनेशन ली जाती है या क्या उसे समझा जाता है। किसी देहाती कॉलेज में पढ़ाने वाला कोई एक मेल या फीमेल टीचर, एक एक दोनों बस जस्ट 1-2 सेंटेंस में अपनी एलेबरेट कर सकें अगर। आप मुझे सुन रहे हैं? कोई अली किसी एक का माइक ऑन कीजिएगा। अब्दुल वहीद ताबिश हैं मेरे पास नज़र आ रहे हैं, खावर खुर्शीद हैं, इसी तरह फीमेल में आतिफ़ा हैं, आतिफ़ा उस्मानी एंड सुमेरा इमरान। इनको अगर माइक ऑन कीजिए तो इनसे मैं थोड़ा सा इनपुट ले लूँ। जी फरा फातिमा फरमाइए। अली फरा का माइक ऑन कीजिएगा। चले, लगता है अली आपकी साइड कोई प्रॉब्लम तो नहीं बचे? जी खावर खुर्शीद आप फरमाइए। वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। चले खावर साहब अब हैंड रेज किया हुआ है, खावर से बात करा दीजिए 1 मिनट के लिए। जी सर, मैं करता हूँ माइक, मैं सर माइक अनम्यूट करता हूँ सर। जी डॉक्टर खावर खुर्शीद अर्ज कर रहा हूँ। एलिमेंट्री टीचर के बारे में आपका सवाल है या सेकेंडरी टीचर पे या यूनिवर्सिटी टीचर पे? नहीं, हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम कॉलेज साइड की बात कर रहे हैं।
इतनी कॉलेजेस में ये डिटेल में होता है हमारी ये पीएलटी की टीचर्स ट्रेनिंग है कॉलेज टीचर्स के हवाले से ना, तो हम उसी को फोकस करेंगे। ओके ओके। जो कॉलेज टीचर के बारे में लोगों का, पेरेंट्स का जो एक परसेप्शन है, वो ये आप है देहाती कि इलाके से उस्ताद खावर साहब या शहरी इलाके से? जी देहाती इलाके से है, जी शाबाश। किस इलाके से हैं आप? चूनिया से। चूनिया, शाबाश जी, फरमाइए। बिल्कुल ठीक है। जी, तो आम लोगों का जो परसेप्शन है एक कॉलेज टीचर के बारे में, वो ये है कि ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड पर्सनैलिटी है, अपने सब्जेक्ट पे पूरा अबूर होता है और ये हमारे बच्चों को अच्छी कॉम्पिटेंसी जो है वो दे पाएँगे, ख़ास तौर पर कॉग्निटिव जो डोमेन है इसको ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। जी बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। जी, थैंक यू सर। चूनिया से खावर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने अपने इलाके की है तर्जुमानी। कैसे वहाँ पे समझते हैं आप? जी, एक कोई शहरी कॉलेज से कोई बहुत वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा इन दोनों की स्टेटमेंट में, देखिएगा। जी, रिफ़त परवीन साहबा, फरमाइए। अली, थोड़ा-सा आपको मेरे साथ तेज़ चलना पड़ेगा बच्चे। यस सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं अवेलेबल हूँ सर। ये जिन्होंने हैंड रेज़ किया ना, इनमें किसी एक टीचर को, या अमरीन मिर्ज़ा हैं मॉडल टाउन से, इन्हें आप ऑन कर दो। ओके सर, ओके, मैसेज कर रहा हूँ। जो हैंड रेज़ किया ना, बस 2 टीचर मुझे और चाहिए। ओके मेरी सर, बात ओके। फिर आगे बढ़ जाए। ये जो नादिया गौर करो 4-5 मैसेज ऊपर देखिए, ये तो आप भी देखते हो। यस सर, मैंने माइक अनम्यूट कर दिया इनके, ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, ये अभी हैंड रेज़ किया हुआ था माल्टन कॉलेज से किसी टीचर ने, या कोई भी और जो ऑडिबल है। मैं उस्ताद का मुकाम तो ऑलमोस्ट हर जगह पे एक जैसा है, बहुत आला वरफ़ा है, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ देहाती इलाकों में उस्ताद को क्या मुकाम दिया जाता है या क्या समझा जाता है, अमरीन मिर्ज़ा साहब आप बोलिएगा। और शहरी इलाकों में उस्ताद के लिए क्या अप्रोच या क्या एक सोच रखी जाती है। सिर्फ इस 2 नज़रियात को लेके फिर मैं आगे अपनी बात बढ़ाऊँगा। स्लाइड मेरी उन्होंने शो कर दी है आपको, यही स्लाइड हमने डिस्कस करनी है आगे। अमरीन या शाजिया जमील, आपको आवाज़ आ रही तो आप फरमाइएगा। टीचर्स आपको भी ज़रा अटेंटिव रहना पड़ेगा, माइक ऑन करके या माइक बंद करके कहीं जाना नहीं है। आप मेरे साथ मसरूफ़ रहिएगा इस लेक्चर में। डॉक्टर फराह फातिमा, आप सुन रही हैं तो फरमाइए। जी मैम, फरा फातिमा, आपको मैंने माइक अलाउ कर दिया, आप उससे क्वेश्चन कर सकती हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी फराह, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, ज़रा क्लिप कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? तो जी मैं बात कर जी आ रही है, वालेकुम अस्सलाम। है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। बेसिकली हमारा जो है वो पेरेंट्स जो है वो शहरी इलाकों में भी और देहात में भी, अब ये ज़ाहिर है कि नौहा है लोगों को कि हमारे बच्चे जो है ना सिर्फ नॉलेज को गेन करें बल्कि उनकी शख्सियत भी हो, उनके जो है वो अखलाक व किरदार की भी, और इसके साथ-साथ स्किल बेस्ड जो है किया जाए, मोटर एक्टिविटी पर भी फोकस किया जाए। तो ये टीचर का काम जो है वो नॉलेज देना नहीं, तरबियत, तालीम और तरबियत, क्योंकि ये साथ-साथ है। बगैर तरबियत के तालीम जो है वो उसकी जो है वो उस तरह से स्टूडेंट जो है वो अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर सकते। ये दोनों ही साथ लेके चलना, और इन दोनों को जो है जैसे स्किल बेस्ड होना, तरबियत उनके अखलाक की, और साथ-साथ जो है वो नॉलेज बेस्ड होना। यही जो है वो पेरेंट जो है वो डिमांड करते हैं, और टीचर से भी यही एक्सपेक्टेशन जो है वो की जाती है। थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं, किस इलाके से हैं? सर जी, लाहौर से। लाहौर से, माशाल्लाह, ठीक हो गया। जी, एक और कोई देहाती किसी गांव के इलाके का अगर टीचर करते तो हम बात मुकम्मल करके आगे करते हैं।
कोई एक टीचर और, मेल या फीमेल? डॉक्टर रफ़त परवीन, मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया, आप सबसे क्वेश्चन कर सकती हैं अपना जी, माइक please. अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्योंकि आपने शुरू में मेरा नाम लिया था तो इस वजह से आई एम ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड। आई एम नॉट फ्रॉम देहाती इलाका, आई एम फ्रॉम लाहौर। जी माशाल्लाह। जी जी। मेरे ख्याल से कॉलेज लेवल पे या हायर एजुकेशन लेवल पे जो टीचर का एक रोल होता है वो पर्सनालिटी बिल्डिंग का होता है बच्चे के साथ, जिसके अंदर बहुत होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। आपने उसको स्किल बेस्ड नॉलेज भी देना चाहिए, जो कि आजकल की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एट पार रखें ज़माने के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आजकल रिसेशन है, जॉब प्लेसमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपकी करिकुलम इस तरीके से बना होना चाहिए कि उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन हो स्किल बेस्ड एजुकेशन का। बिल्कुल इसी तरीके से एकेडेमिया और इंडस्ट्री के जो गैप्स हैं उसको फिल करने के अंदर रोल प्ले करना चाहिए टीचर को खुद से, और बच्चे को इस लेवल तक लेकर जाना चाहिए कि वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जगह बना सके। इसके अलावा एक जो स्टूडेंट है उसका एक पूरा पर्सोना ऐसा डेवलप करने में कॉलेज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जिसके अंदर वो अपनी जो तालीम उसने हासिल की है उसको इम्प्लीमेंट कर सके इन 360 डिग्री वेज, कि सिर्फ यही नहीं है कि बस उसको काम करना आ जाए, बल्कि उसको पता हो कि उसने पर्सनालिटी अपनी कैसे उसके अंदर वो निखार पैदा करना है, कि वो जिस वक्त एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उसको एक वाइबल ऑप्शन लगना चाहिए कि वो एक वाइबल ऑप्शन है। जिस टाइम पे वो लोगों में उठता बैठता है तो उसका नॉलेज जो है उसके अंदर ग्रिप होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वो जो पढ़ के आ रहा है उसकी कमांड है उसके ऊपर। इस तरह से मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकती हूँ, बात लंबी हो जाएगी। थैंक यू सर। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमारे यहाँ उस्ताद किस अंदाज में सोचते हैं। मैं चाह रहा था कि हमारे जो रूरल एरियाज़ के हैं, वैसे तो अब इतना फ़र्क नहीं रहा रूरल और अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि सोर्सेज और रिसोर्सेज आलमोस्ट एक जैसे ही हो गए, लेकिन जो हमारा अभी एक मुकाम की बात की जाती है वो अभी भी मुख्तलिफ है हमारे यहाँ बड़े शहरों की निस्बत छोटे शहरों में या देहाती इलाकों में। उस्ताद के लिए जो एक उसके लिए किरदार सोचा जाता है, उसके लिए जो यहाँ पे उस्ताद को, शहरों में उस्ताद को एक आम मुलाजिम या एक इदारे का एक टूल समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हमारे जो इलाके हैं देहाती या जो छोटे शहर हैं वहाँ पे उस्ताद को सिर्फ एक टूल के तौर पे नहीं लिया जाता, बल्कि बाकायदा एक लीडर और एक पर्सनैलिटी बिल्डर और एक कंट्रीब्यूटर के तौर पे उसे लिया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, मैं जो बात आगे बढ़ानी चाह रहा था कि आज से 80s में 90s में हम लोग स्टूडेंट थे, तो उस वक्त हमारे असातिज़ा, मैं वाज़ेह तौर पे हम देखते थे कि तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें हमारे इदारों में शामिल होती थी, इदारों के ज़िम्मे होती थी, और असातिज़ा अपना फ़र्ज़ समझते थे तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी तवज्जो देना। कोई गुफ्तगू का सलीका सिखाते थे, आला अखलाकियात का दर्स देते थे, हमारे डिसिप्लिन्स का, हमारे क्लासरूम में हमारे बिहेवियर्स का ख्याल रखा जाता था, और उसमें कुछ सख्ती भी अगर उन्हें करना पड़ती थी तो वो उन्हें अलाउड होता था, सख्ती भी हर तरह की जैसे वो चाहते थे कर लेते थे। और हमारे यहाँ इतना हमें बीइंग स्टूडेंट शायद इजाज़त नहीं होती थी कि हम अपने पेरेंट्स को आके शिकायत कर सकें कि आज हमारे उस्ताद ने बिला वजह हमें डांट दिया या हमें सज़ा दे दी या कुछ ऐसा कर। लेकिन अब ये डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। सो ये आज से 30-35 साल पहले की मैं बात कर रहा था, जब तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें शामिल थी, उस्ताद के ज़िम्मे थी। फिर हमने पिछले 2 डेकेड्स में देखा कि तालीम ज़रूरी समझी गई, तरबियत को उसमें से आहिस्ता आहिस्ता मिन्हा कर दिया गया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपकी डोमेन नहीं है, आपने सिर्फ यू आर हेयर टू टीच द स्टूडेंट, आपको यहाँ पे सिर्फ हमारे बच्चों को तालीम देना आपका फ़र्ज़ है, पढ़ाना फ़र्ज़ है। ये जो सिलेबस आपको दिया गया है और जो सिस्टम आपको बना के दे दिया गया है, करिकुलम जो आपको दे दिया गया है, ये कैलेंडर पूरे साल का बना के दे दिया गया है, यू हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। आपको सिर्फ इसके मुताबिक चलना है, इसी का आपसे जवाबदेह होंगे आप, आपको इसी को फॉलो करते हुए
सिलेबस पूरा करना है, टेस्ट लेने हैं, रिजल्ट शो करने हैं और आगे बच्चों को रिजल्ट। सो हमने एक मैकेनिज्म थोड़ा नई किस्म का डेवलप कर लिया। लेकिन अब लास्ट ये 5 डेकेड्स गुजर गए, अब जो पिछले चंद साल गुजर रहे हैं, ये 21वीं सदी के इब्तदाई चंद साल, इसमें हमने देखा कि तालीम भी बहुत पीछे रह गई किसी हद तक, तदरीस और तरबियत भी। अब इंफॉर्मेशन का ज़माना आ गया है। अब हम ये ख़ास तौर पे जो BS का सिस्टम है, इसमें अगर देखें तो हम सेमेस्टर सिस्टम में आ गए हैं। हर बच्चे का फोकस अपने उस सेमेस्टर पे होता है कि इस सेमेस्टर को अच्छे तरीके से गुजार लूँ, अपने में GPA और CGPA को ठीक करता जाऊँ ताकि आगे जाके मुझे एक अच्छी डिग्री अवार्ड हो सके। सो इन 3 फेजेस से गुजरते गुजरते वो जो हमारे एक मरकज़ी एक पिवटल रोल था एक टीचर का, शेपिंग द फ्यूचर जनरेशंस, वो कहीं पीछे रह गया। सो हमें अपने इस सिस्टम में टीचर के उस रोल को दोबारा हाजिर करना है, दोबारा मौजूद करना है, दोबारा उसे लाना है। सो हम किताबों में और अपने लेक्चर्स में तो ज़रूर कहते हैं कि टीचर का एक बड़ा पिवटल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर जनरेशंस है, लेकिन अब चैट GPT ने और दीगर इस तरह के टूल्स ने आके तो और भी बिल्कुल उस्ताद की रिप्लेसमेंट ही एक तरह से मुहैया कर दी है कि अगर अब फिज़िकल उस्ताद ना भी हो तो शायद तालीम का या इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है ये चलती रहेगी और बच्चे पढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी जैसे मैडम कह रही थी कि हमारी एजुकेशन अब थोड़ी सी पर्टिकुलरली जब हम इस खित्ते की बात करें तो टीचर और उसकी टीचिंग मेथडोलॉजी की वजह से हमारी एजुकेशन काफ़ी पीछे रह गई है, पिछले ज़माने में रह गई है कहीं। हम दुनिया ने अपने सिलेबस को जदीद कर लिया है, जबकि हमारे यहाँ जो किताबें आज भी पढ़ाई जा रही हैं वो वही है जो 40 साल 35 साल पहले हमने पढ़ी थी। इंग्लिश की बुक एक बदल दी है तो दूसरी अभी भी वही है। मिस्टर चिप्स अभी भी वही हम पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में या दीगर सारी चीज़ों में हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो यानी हमारी 3rd जनरेशन वो सिलेबस पढ़ रही है, जबकि दुनिया इस वक्त इल्मी हवाले से, रिसर्च के हवाले से, मॉडर्नाइजेशन के हवाले से कहाँ से कहाँ निकल गई है। ये एक छोटा सा गैजेट मोबाइल ही हमारे हाथ में है, यही आज हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। इस कदर आगे इंफॉर्मेशन में ये चलता जा रहा है और हम अभी भी वो एक किताब लेके इस पर मिस्टर चिप्स का के चैप्टर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, या हिच हाइकिंग क्रॉस सहारा डेजर्ट या मुस्तफ़ा कमाल पढ़ा रहे हैं, जबकि मुस्तफ़ा कमाल की अपनी जनरेशन आज दुनिया की नए हॉरिजॉन्स को डिस्कवर करने के ख्वाब देख रही हैं। सो इसमें थोड़ा सा वो जो मरकज़ी महवर उस्ताद को समझा जाता था वो अगर अभी भी हम भी उसके ज़िम्मेदार हैं, अगर हम उसे अडॉप्ट कर लें, मुआशरे में हमें वो मरकज़ी अहमियत मिल जाए या हम बना ली जाए उस्ताद की सिस्टम में, तो दोबारा हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारा सिस्टम लूज़ करता जा रहा है। हाँ, इसमें ख़ास तौर पे एजुकेशन सिस्टम को हमें थोड़ा अपग्रेड करना होगा। थोड़ा जैसे मैडम अभी कह रही थी, हमें स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, अभी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं या बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो शायद आउटडेटेड हो गए हैं, अब उनकी इतनी मार्केट में या मैदान में डिमांड नहीं रही। सो हमें थोड़ा सा अपने आप को कॉग्निटिव स्किल्स के हवाले से या इन चीज़ों में इस तरफ लेके जाना पड़ेगा कि जो मुआशरे में जिनकी डिमांड है, सोसाइटी जिनको मांग रही है, या जो हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें हमारे पास आज भी और आने वाले ज़माने में इनकी डिमांड, और हमारे बच्चे इसमें दे आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, इसीलिए वो ज़्यादातर अब कंप्यूटर और सोशल मीडिया और IT की तरफ और हत्ता के आर्टिफिशियल AI की तरफ, इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अब फ्यूचर इन्हीं सारी चीज़ों की तरफ है। सो थोड़ा सा हमें अपने टीचिंग सिस्टम में उस्ताद को भी इस तरफ लाना पड़ेगा, इस तरफ थोड़ा करना पड़ेगा। सो टीचर्स को हम डिस्कस करते करते जब वापस आते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ, तो हमें ये ख्याल भी रखना चाहिए कि जो टीचिंग है, जो बेसिक हमारा प्रोफेशन है और इसकी डायनेमिक्स को हमने डिस्कस करना है। सो ये अंबिया का पेशा है, ये वारसीन अंबिया कहा जाता है टीचर्स को। सो टीचिंग एक ऐसा शोबा है जो तमाम नबियों ने निभाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो, या इस्लाम में पहली और अंबिया की सफ़ में आखिरी जो हमें नज़र आई यूनिवर्सिटी या इदारा या तदरीस दर्सगाह, वो यकीनन मदीना मुकर्रमा में
सुफ़ा का चबूतरा था जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदरीस का काम शुरू किया और मुख्तलिफ डायमेंशंस में आपने, फिर हज़रत आयशा ने और मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ से तालीम का सिलसिला शुरू किया और ये तालीम आगे चलते चलते अपने ज़माने के मुताबिक तरक्की करती रही, शक्लें बदलती गई और हत्ता कि ये इस्लामिक एरा से निकल के जब यूरोपियन एरा में आई तो वही हमारी इस्लामी तालीमात को, इस्लामिक केमिस्ट्री को, फिज़िक्स को, तिब्बियात को, रियाजियात को, इन सब को बेस बना के आज मॉडर्न उलूम की बुनियाद उस पर कायम हुई है। सो हम अगर उस जदीदियत की बुनियाद हम ही हैं तो हमें खुद को भी उस जदीदियत का एक पार्ट बनाना चाहिए। दुनिया अगर आज फिज़िक्स में बहुत आगे निकल गई है, दुनिया अगर आज केमिस्ट्री में बहुत आगे निकल गई है, तो हमें भी अपने सिलेबस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और अमोनिया और इस तरह फिज़िक्स में मुख्तलिफ इस तरह की जो चीज़ें हम करते हैं उनसे आगे निकल के हमें पीरियोडिक टेबल से आगे निकल के हमने बच्चों को उस तरफ भी लाना चाहिए जहां वो खुद उस क्रिएटिविटी की तरफ जा सकें। सो इसके साथ साथ मैं नर्चर द नेचुरल एबिलिटीज़ एंड स्किल एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। हमें वही बात अभी जैसे आपसे गुफ्तगू में 2-3 चीज़ें सामने आई, उसमें एक बच्चों का भी के अंदर भी तो एक स्किल है, बच्चों के अंदर भी तो एक ख्वाहिश है, बच्चों के अंदर भी तो अल्लाह ने अगर करोड़ा इंसान पैदा किए तो हर एक को मुख्तलिफ मयार पे मुख्तलिफ अंदाज में पैदा किया है। सो मुख्तलिफ मयारात पे मुख्तलिफ अंदाज में पैदा होने वाले बच्चे अपने अपनी स्किल, अपना अपना सलाहियत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उन्हें टीच करें तो हमारी टीचिंग मेथड बहुत अच्छा हो। बजाय इसके कि एक टीचर आए, एक किताब उसने पकड़ी हुई है जो पिछले 35 साल से उसने हाथ में पकड़ी हुई है, उसके सफ़ात भी बोसीदा हो चुके हैं, उस पर उसने साइडों पे या बैनुसतूर लाइनों के दरमियान अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, उन्हीं किताबों से वो पढ़ाया जा रहा है। उन्हीं किताबों से पिछले 40 साल से दुनिया चांद से भी आगे निकल गई है और हम अभी तक 40 साल से उस टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब से आगे नहीं निकल सके। सो अभी आगे चल के देखते हैं कि कैसे निकलना है या कैसे कहाँ निकल सकते हैं हम। सो शुड बी अ रोल मॉडल एंड इंस्पायर द स्टूडेंट्स। टीचर का सबसे अहम, जैसे कि अभी मैं चाहा आपसे सुनना और कुछ लोगों ने कहा भी, 1-2 लोग ने, कि गाँव में या हमारे मुख्तलिफ इलाकों में टीचर को भी एज ए रोल मॉडल लिया जाता है। सो रोल मॉडल बनने के लिए क्या कुछ आप में होना चाहिए हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन टीचर का पहला वस्फ वही रोल मॉडल वाला है जिसे हमारे बचपन में मेरे अपने छोटे बच्चे घर आके बाकायदा टीचर्स को, अपनी टीचर्स को डिस्कस करते थे, उनकी ड्रेसिंग को, उनकी टॉकिंग को, उनकी हैंड राइटिंग को, उनकी आपस में गुफ्तगू करने को, बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे कैसे पढ़ाते हैं वो घर। हमने जो बच्चों को वाइट बोर्ड या कुछ चीज़ें प्रोवाइड की थी उस पर उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में, उसी सलीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी वो टीचर की एक एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, पहले ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फिर फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी जो 10, 12, 15, 20 साल हमारा एक जवान, एक यूथ, एक बच्चा बचपन से जवानी तक असातिज़ा के सामने दरसे तलम्मुस तय करके बैठा रहता है, वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो बहुत कुछ देख रहा होता है, वो बहुत कुछ जज्ब कर रहा होता है, वो बहुत कुछ उसे ले रहा होता है। सो जब हमारा टीचर इतना अफेक्टिवली, इतनी बड़ी तादाद को अफेक्ट कर रहा है तो फिर हमारे टीचर को एक रोल मॉडल होना ज़रूरी है। अगर हमारा टीचर इस सिस्टम में रहते हुए अच्छी गुफ्तार का मुजाहरा कर रहा है, नरम गुफ्तारी का मुजाहरा कर रहा है, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, शाइस्तगी का, नरमी का मुजाहरा कर रहा है, तो यकीनन हमारा स्टूडेंट भी ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर आज हमारा स्टूडेंट मुआशरे में इन रवैयों का अक्कास नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं हम उस्ताद भी उसके ज़िम्मेदार हैं। शायद हम उन्हें वो नरमी, वो अखलाकी आला बुलंद, अखलाक की बुलंदी या वो रोल मॉडलशिप जो हमें उन्हें देना थी, शायद वो नहीं दे सके। सो हमें थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो करनी है, जो हेड टू हार्ट हमें अलॉन्ग विद द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन क्वालिटीज़, जो चीज़ें हमें बच्चों तक कन्वे करनी है या उन तक पहुंचानी है, ये नीचे एक छोटा सा चार्ट है, इसे देख के इससे आप ले सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। अली अगली स्लाइड पे आइएगा बच्चे। सो इससे अगली स्लाइड पे हम अगर देखें, टीचिंग अ नोबल प्रोफेशन। अब हम आएंगे टीचर के बाद टीचिंग की तरफ। टीचर तो ज़रूर नोबल है, उसे एक रोल मॉडल भी हम समझते हैं, उस पर हम फोकस भी करते हैं, उस पर तवज्जो भी देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी और हमारा सिस्टम भी बाकायदा एक टीचर को भर्ती करने से पहले
उसका एक बाकायदा इम्तहान लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसकी बहुत सारे मौके पर उसकी ट्रेनिंग का अहतमाम भी किया जाता है, या एटलीस्ट उसके इदारों में उसके प्रिंसिपल्स और उसके सीनियर असातिज़ा उनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स या मेथोडोलॉजीज बता रहे होते हैं, या आपकी इंडक्शन के वक्त आपकी ट्रेनिंग की जाती है, प्रमोशन के वक्त जैसे अभी हो रही है, इससे पहले भी आपकी ट्रेनिंग। सो बहुत सारे मौके पे कोशिश की जाती है कि आपको एक अच्छा उस्ताद बनाने की कोशिश की जाए, या आपको बताया जाए कम अज़ कम। अच्छे तो आप यकीनन हैं, उस्ताद तो अच्छे हैं हमारे, लेकिन कुछ ट्रेड्स या कुछ खूबियाँ या कुछ चीज़ें उन्हें अलग से भी बताई जा सकें। सो अ टीचर टीचिंग ए नोबल प्रोफेशन कैसे? अ टीचर मस्ट हैव ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट, जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है। अब इसमें यहाँ एक बड़ा ही वही CGP वाली बात फिर करूँगा मैं। जब हम इंटर्नीज़ के इंटरव्यू ले रहे होते हैं अपने कॉलेजेस में बैठे, या मुझे 12 ये इंटर्नीज़ के तो हर साल ही एक्सपीरियंस होता था। हमें पंजाब पब्लिक सर्विस की तरफ से जब एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या DR की तौर पे इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो वहाँ एक बात जो सबसे तकलीफ होती है वो यही होती है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट का की जॉब लेने आया होता है, जिस सब्जेक्ट में प्रोफेशनली वो क्लेम कर रहा होता है कि जनाब इसमें मैंने MS किया हुआ है या मैंने मास्टर्स किया हुआ है या मैं इस सब्जेक्ट में टीचिंग के लिए आना चाह रहा हूँ, तो उस सब्जेक्ट का उसके पास बाज़ औक़ात बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। अब उसमें उसका ये बहाना किया जाए कि तो मैंने FSC में पढ़ा था, जॉब में MS लेवल के इम्तहान के बाद ले रहा हूँ, तो ये शायद नहीं जस्टिफाई कर पाते। अगर उससे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पूछ ली जाए, फिज़िक्स की ब्रांचेस पूछ ली जाए, या डायनामिक्स या इस तरह की चीज़ें कुछ और अगर पूछ ली जाए, फ्यूजन पूछ लिया जाए, तो शायद वो ये बहाना करे। हत्ता के यहाँ तक भी हुआ BS में लास्ट सेमेस्टर जो पढ़ा था उसके कंटेंट्स ही पूछ लिए जाए तो शायद। सो ये एक ऐसा अलमिया है कि हमारे स्टूडेंट्स भी एजुकेशन को या अपनी तालीम को या तालीमी इदारों में अपने दौरानिए को सिर्फ इसी हद तक फोकस करते हैं कि अच्छा CGPA बन जाए, अच्छे नंबर मिल जाए, मैं अगली क्लास में चला जाऊं, अगले ग्रेड में चला जाऊं। क्यों कि ये ग्रेड्स के लिए मैं पे कर रहा हूं, ग्रेड्स ले लेने के बाद मुझे इन ग्रेड्स की बेस पे नौकरी मिलनी है, उस नौकरी के बाद मेरा कुछ मुआशरे में मुकाम बनना है। सो ये शायद ठीक रवैया नहीं है। हमारे टीचर्स को भी पढ़ाते हुए बच्चों को इस अंदाज में पढ़ाना चाहिए कि जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो देरपा हो, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के हार्ड डिस्क में सेव ना हो, बल्कि उनकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो। वो तभी होगा जब वो तवज्जो से पढ़ाया जाएगा, तवज्जो से पढ़ा जाएगा। आप में से बहुत सारे साथी को अभी तक अपना मैट्रिक के टीचर्स की पढ़ाई चीज़ें याद हैं, आपको अपने FSC के या FA के टीचर्स की पढ़ाई चीज़ें याद हैं, आपको MA MSc आपको किए हुए आज 20-20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो सारा सिलेबस आपको अजबर है। क्यों? इसलिए कि आपके असातिज़ा ने बहुत इफेक्टिवली पढ़ाया था और आपने बड़ी तवज्जो से कंसंट्रेट करके वो सब कुछ उनसे रिसीव किया था, लिया था। सो हमें सबसे पहले तो यही है कि जो टीचर पढ़ा रहा है अगर उसकी ग्रिप है अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने टॉपिक्स के, जिस टॉपिक को भी पढ़ाना चाह रहा है उस पर तवज्जो से अगर वो पढ़ा रहा है, पूरी तैयारी के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तभी वो आगे कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन दे सकता है आगे अपने स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहला कदम तो यही है। मसलन ये मिसाल मैं आगे भी दूंगा जाके अभी, वेल अवेयर ऑफ द टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स बीइंग यूज्ड टू टीच द सब्जेक्ट। ये अगले स्लाइड में बताऊंगा आपको। पहली स्लाइड में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मेथड हैविंग ग्रिप। अब आप जो भी फ़र्ज़ करें मैं उर्दू का उस्ताद हूँ, तो उर्दू पढ़ाते हुए मैं अपने बच्चों को एक अफसाना मसलन पढ़ाता हूँ। गुलाम अब्बास का एक अफसाना है माल रोड माल रोड नहीं, इसका ओवरकोट, जो माल रोड के बारे में पे उसने पिक्चराइज किया है। यही अफसाना इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके हमारी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक में भी पढ़ाया जाता है। इतना अच्छा अफसाना है ये। सो जब ये ओवरकोट पढ़ाया जा रहा है, ओवरऑल तो ये एक अफसाना है कि गरीब आदमी ने एक ओवरकोट पहना हुआ है और माल रोड पे चहलकदमी करता फिर रहा है, कहीं से कभी कुछ देख रहा है, कभी शाम के टाइम में। ये पुराने वक्तों की बात है जब माल रोड पे टांगा चला करते थे। सो वो डेवल्स रोड से डेवल्स रोड से माल पे एंटर हुआ है। अब जो लोग डेवल्स रोड और माल के उस जंक्शन को जानते हैं उन्हें पता होगा कि आज वहाँ पे 7 क्लब रोड वाला या वज़ीर हाउस वाला जंक्शन बनता है माल पे जब चढ़े उससे, और उसके राइट पे गवर्नर हाउस आ जाता है। थोड़ा आगे आए तो आपके लेफ्ट पे नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट। ये आपकी मौजूदा सूरत, जबकि ये जब 60 साल 70 साल पहले गुलाम अब्बास ने ये अफसाना लिखा होगा तब माल रोड पे
बागे जिना जिसे उस वक्त लॉरेंस गार्डन कहा जाता था वो आ जाता था। सो उन्होंने पूरे अच्छे अंदाज में सारा, मैं क्या करता हूँ जब बच्चों के पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं डेविस रोड अपने वाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूँ, डेविस रोड से माल रोड पे क्रॉस करता हूँ और माल रोड से फिर मैं उन्हें बाकायदा अपने मार्कर के साथ सफ़र करवाता हुआ उस चौक तक लेके जाता हूँ जिस चौक में जाके इस शरीफ आदमी का एक्सीडेंट होता है और ये एक्सपायर हो जाता है, या अस्पताल में जाके जो भी। सो जब ये ट्रैवलिंग हम करवा रहे होते हैं तो उसमें उस वक्त के 70 साल पहले की माल रोड की सिचुएशन भी सूरत हाल भी ने बता दी जाती है, और आज वहाँ 70 साल बाद माल रोड, क्योंकि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर आप लाहौर में लाहौर से आप पाकिस्तान से बाहर गए हों और 20 साल पहले या 15 साल पहले भी, और 15 साल बाद आज आप लाहौर वापस आए हों, तो आप लाहौर को देख के हैरान हो जाएंगे कि ये तो लाहौर का नक्शा ही बदल गया है। यहाँ तो मेट्रो चल रही है, यहाँ ऑरेंज ट्रेन चल रही है, यहाँ अंडरपासेस की भरमार हो गई है, यहाँ सड़कें ही बदल गई हैं, बहुत सारी नई सड़कें बन गई हैं, बहुत सारे नए रास्ते खुल गए हैं। सो इतना कुछ लाहौर में बहुत सारी नई आबादियाँ, ये आज से 15-20 साल पहले वेलेंशिया टाउन, वाबड़ा टाउन, और ये जो और आगे DHA रहबर और डिफेंस रोड, और अब यानी लाहौर इस वक्त हमारा काने तक और कहाँ तक चला गया है, लाहौर हमारा रायविंड तक चला गया है, लाहौर हमारा शादरी से आगे तक चला गया है। यहाँ अगर जल्लो पे बॉर्डर ना हो तो जल्लो के बरकी हडियारे तक हमारा, जहाँ हमने जंग लड़ी थी BRB पे, लाहौर उससे भी आगे तक चला गया है। सो इतना बड़ा लाहौर, और 70 साल पहले का लाहौर, उस वक्त बुजुर्ग बताते हैं कि हम एक चौक में खड़े होते थे तो हमें 2-2 किलोमीटर दूर तक के सड़क नज़र आती थी, और आज आपको 200 कदम दूर तक का कुछ नज़र नहीं आता। सो माल रोड पे ट्रैवलिंग किया, ये वो अफसाना माल रोड पे है सारा। तो अब और उस वक्त के माल रोड में, अब वहाँ असम्बली हाल बन गया, जब कुछ और था, जब ये अब यहाँ PC होटल बन गया है, अवारी होटल बन गया है, आगे कितनी मार्केट्स बन गई हैं। ये माल रोड असम्बली हाल के आगे, अल्फला बिल्डिंग के आगे से शुरू होता था, वहाँ कुछ दुकानें होती थी, मुख्तलिफ ईरानी कालीनों की दुकानें, ग्रामोफोन की दुकानें, और कोई सिगरेट पान वाली, कोई एक छोटा सा सिनेमा घर होता था, एक बेकरी। मतलब ये 70 साल पहले का। और आज ये सब बताने का मकसद ये है कि आप वही टीचर की जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे खुद से, कि वो 70 साल पहले की हिस्ट्री भी जानता है, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, उर्दू में पढ़ा रहा है, यही केमिस्ट्री में है। मतलब केमिस्ट्री या फिजिक्स में या बायो में हम जो आज पढ़ा रहे हैं वो गालिबन 70 साल पहले की मैथडोलॉजीज या मेथड्स हैं या साइंस है। 70 साल में, आज 70 साल के 30 साल पहले ही हम पाकिस्तान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ और थी उसकी नेचर। आज हम इतनी एडवांसमेंट में चले गए, आज हम खुद एटमी धमाके कर चुके हैं, आज हम खुद चांद पे जा चुके हैं, चांद के मदार में चक्कर लगा रहे हैं। सो आज हम दुनिया के बहुत सारे नए हॉरिजॉन्स को पता कर चुके हैं, लेकिन तालीम हमारी टेक्स्ट बुक की बुक, हमारा सिलेबस, इवन हमारा सिस्टम ऑफ टीचिंग, वो सारे के सारा वहीं खड़ा है जहाँ से हमने आज से 3 जनरेशंस बिफोर लर्निंग शुरू की थी। सो पहले अली अगली स्लाइड भी कीजिएगा। सो पहले तो हमें यही देखना है कि हमें कैसे अपनी कमांड पैदा करनी है अपने सब्जेक्ट पे, और वो तभी हो सकती है जब हमारे टॉपिक्स आज के टॉपिक्स के साथ मैच कर रहे होंगे। मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो 70 साल पहले के, मसलन इंग्लिश में अतातुर्क, कमाल अतातुर्क है, वो 80 साल 1922 की बात है, आज हम 2022 में आए बैठे हैं। सो 1922 में अतातुर्क ने जो कुछ किया वो बहुत बड़ा काम, अजीम काम किया था, शायद आज भी हमें वही करना पड़ेगा। लेकिन आज के और 1922 के डायनामिक्स में फ़र्क है। 2022 में जो मुआहदे दूसरी जंग अजीम के बाद किए गए थे, जंग अजीम के बाद किए गए थे, वो आज ख़त्म होने को आ रहे हैं 100 साल बाद। सो यही हाल साइंस का है कि उस वक्त साइंस अभी स्टीम इंजन तक थी, आज हम सुपरसोनिक्स में चले गए हैं। उस वक्त तक टेलीफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन इजाद शायद नहीं हुए थे इतने ज़्यादा। एक रेडियो को हम बड़ा काबिल फ़ख्र समझते थे, टीवी अभी ये इजाद होना रहता था, अभी नहीं हुआ था। और आज हम इस मोबाइल में रेडियो, टीवी और दुनिया की हर आसाइश हमारे इस मोबाइल में मौजूद है। और जब आज से 20, 25, 30 साल बाद की जनरेशन बैठी कुछ तालीम के बारे में बात कर रही होगी, तो वो शायद हमारे बारे में ऐसे ही कह रही होगी जैसे आज मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सो अगले 20 साल हमारे पिछले 100 साल के बराबर शायद एट पार आ जाएंगे, इतनी स्पीड से हम तरक्की कर रहे हैं। सो क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर की तरफ अगर हम आएँ तो वही जो पहले मैंने आपसे पीछे कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारे वेल अवेयर ऑफ द टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, ये इससे अगले पे मैं करता हूँ इंशाल्लाह।
जी इसी में आते हैं। अली पिछली स्लाइड पे आइएगा एक सेकंड के लिए, पहले मैं पिछला कर लूँ फिर आगे भी आते हैं। सो इसमें अगर हम टीचिंग मेथड्स शॉर्टली मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता के आगे चलता हूँ। सबसे पहले जो एक बेसिक हमने कुछ 7 टेक्निक्स ली हैं टीचर्स के लिए, जिन चीज़ों से उसे वेल अवेयर होना चाहिए। कुछ आपने भी जिक्र भी किया, कुछ टीचर्स ने यकीनन इससे पहले कोई लेक्चर या आइंदा भी आपकी बाकायदा उसमें शामिल होगा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि जिन टीचर ने पढ़ाना है वो आपको तफसील से पढ़ाएंगे। सो मैं वो 7 बेसिक टेक्निक्स बस आपके इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टीचर्स शुड नो, वो 7 स्ट्रेटजीज क्या हैं वो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। टीचर्स आर अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट underrated champions of our society. They not only help future generations find a purpose in life but also prepare them for the challenges of a competitive world outside the classroom. So हमारा जो तदरीस का तरीक़ाकार है वो सिर्फ क्लासरूम की हद तक होता है, जबकि मॉडर्न टेक्निक्स या वो जैसे भी आप इफेक्टिव एजुकेशन की बात कर रहे थे, सो अब मॉडर्न जो हमारा तरीका तदरीस है वो हमें अपने स्टूडेंट को क्लासरूम से निकाल के बाहर की दुनिया में लेके जाता है कि बाहर आपको जो यहाँ इस क्लासरूम में दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो बाहर की दुनिया में आपके कैसे काम आएगा, करेगा यहाँ से बाहर जाके ज़िंदगी गुजारने में। सो उसमें सबसे पहले जो एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक डिस्कशंस। अब टीचर किताब लेके पढ़ाना शुरू नहीं कर देगा, बल्कि कोशिश की जाती है कि ऐसे डिस्कशंस का माहौल पैदा किया जाए जिसमें सेंट्रलाइज्ड पोजीशन स्टूडेंट को हासिल हो। टीचर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दे, टीचर एक टॉपिक रख दे उनके सामने, उस टॉपिक पे वो सब के सब स्टूडेंट्स अपनी मर्जी का इल्म और नॉलेज या जो उनका एक्सपीरियंस है या जो उनकी नॉलेज है वो शेयर करें, और सारे शेयर नॉलेज को टीचर ऑब्जर्व करे और आखिर में उसे कंक्लूड करे और उसमें देखे कि उस कितने टॉपिक्स उसमें इवेंचुअली उन्होंने कवर किए हैं, कितना इस टॉपिक को उन्होंने अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद फिर टीचर अपनी एक मास्टरली उनमें रहनुमाई दे सकता है कि हाँ आपने ये कहा, इसको यूं किया जा सकता है, आपने ये एंगल इसका उठाया है इशू, तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। सो टीचर का काम सिर्फ उनके नॉलेज को एक पैटर्नाइज करना ज़्यादा बेहतर होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसमें टीचिंग स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन एनकरेजिंग द टीम वर्क एंड पार्टनरशिप। हम अमूमन फोकस कर रहे होते हैं एक स्टूडेंट को, उस क्लास बज़ाहिर एक क्लास हमारे सामने बैठी होती है, लेकिन उस क्लास में हम एक स्टूडेंट को फोकस कर रहे होते हैं, जबकि बेसिकली कम अज़ कम भी 3 tiers ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो आपकी बात को फ़ौरन समझ लेते हैं, दरमियाने स्टूडेंट्स होते हैं, और ज़रा बिल्कुल ही नैले किस्म के पिछले बैक बेंचर्स होते हैं जिन्हें आपको बात कई मरतबा कह के समझाना पड़ रही होती है। सो जब हम इस तरह की टीम्स बना लेंगे बच्चों की और उनकी स्टडी को, उनकी क्लासरूम वर्क को उन टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये जो आपके यहाँ पे अब इवन अब हमारे यहाँ बोर्ड्स में भी जो पेपर सेटिंग है वो भी इन 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हुए पेपर सेटर को कहा जाता है कि आप सेट कीजिए पेपर। 1/3 ऑफ द पेपर should be for the most intelligent students and 1/3 for the mediocre students and 1/3 for the lower students, यानी जो ज़रा स्लोअर है लर्निंग जिनकी, ताकि हर बच्चा उस पेपर को अटेम्प्ट कर सके, उस पेपर में कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूट कर सके। सो यही अगर हम टीम्स बना लें, टीम्स बनाने के भी 2 तरीके हैं। हर ग्रुप से, ये जो तीनों ग्रुप हैं इनमें से 2-2 बच्चे ले लिए जाएं, ताकि अच्छे बच्चे का नॉलेज मीडियोकर का लोअर वाले को और लोअर वाला अच्छे वाले से लर्न कर सके, और तीनों ग्रुप्स मिलके एक लेवल पे आ सके, एक बराबरी पे आ सके, फिर इन ग्रुप्स को बदल दिया जाए। सो अगर उसको इस्तेमाल किया जाए टेक्निक को, तो ये भी बड़ी इफेक्टिव और अच्छी होती है। फिर एक जो आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है वो फ्लिप्ड क्लासरूम है। हमारे यहाँ फ्लिप्ड क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स इन देयर होम्स एंड, अच्छा पहले हमारे यहाँ सिस्टम ये होता है, अभी भी हमारे यहाँ मोस्टली यही है कि बच्चे क्लासरूम में सीखते हैं, घर पे जाके अप्लाई करते हैं, जबकि फ्लिप्ड क्लासरूम में उन्हें ये मौका दिया जाता है कि जो भी आपके पास पास्ट नॉलेज है, जो भी आपके पास घर में जो आपने लर्न किया है,
उसे यहाँ आके आप क्लासरूम में शेयर कीजिए, यहाँ आके डिस्कस कीजिए अपने उस एक्सपीरियंस को, अपनी उस लर्निंग को, ताकि जो क्लासरूम में मुख्तलिफ मुआशरे के हिस्सों से लोग आ रहे हैं, वो आके अपने अपने थॉट्स और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और उससे एक बेहतर और इक्वल मुसावात की बुनियाद पे वो रखने वाला मुआशरा भी तश्कील पा सके और नॉलेज भी सबका एक दूसरे के साथ शेयर हो सके. सो स्टूडेंट्स लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स इन देयर होम्स एंड प्रैक्टिस them in school in the form of presentations, debates or lab experiments. This is not only increase students engagement but also boost their self confidence and analytical skills. So ये इसके 3-4 तरीके हो सकते हैं. उन्हें असाइनमेंट्स दी जा सकती हैं, उन्हें घर स्कूल आने पे अचानक कोई टॉपिक दिया जा सकता है, माय पेरेंट्स पे बोलें आप, माय होम पे लिखें या माय रिलीजन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ग्रुप डिस्कशंस आप दे सकते हैं, आप उन्हें असाइनमेंट्स दे सकते हैं, डिबेट्स करवा सकते हैं उनकी आपस में. सो सिर्फ जस्ट टू इम्प्रूव देयर नॉलेज, जस्ट टू मेक देयर पर्सनैलिटी बेटर एज ए सोशल एनिमल, कि मुआशरे में आके वो बेहतर एनालिटिकल सोच के साथ, एनालिटिकल स्किल के साथ अपना रोल प्ले कर सकें, अदा कर सकें. ये थोड़ा सा मैं तेज़ रखूँ चूँकि ये भी आपका टॉपिक आगे डिटेल में आना है. सो वेक टीचिंग भी है, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक. इसमें फिर वही है कि आप जो कुछ सीखते हैं, रीडिंग टेक्स्ट बुक एंड टेकिंग नोट्स कैन प्लीज विजुअल learners while teaching a topic to the class can satisfy auditory learners, and practical tasks can satisfy kinesthetic learners. ये तीनों तरह के हमारे learners हैं, तीनों अपने अपने अंदाज में सीखते हैं, सीखना पसंद करते हैं. सो हमें हर एक को इन तीनों टेक्निक की तरफ लाना है ताकि तीनों की स्किल इक्वली डेवलप हो सके. जो जिस तरह सीखता है वो उसको अलाउ कर दिया जाए, दूसरे की तरफ उसे थोड़ा सा इंक्लाइन किया जाए, थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, ताकि जब यहाँ से वो पढ़ के निकले सिस्टम में से तो वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ और एजुकेशन लेके यहाँ से जाए. फिर एक स्पेस्ड लर्निंग, थोड़ा सा इसमें ये भी एक इफेक्टिव है हमारे यहाँ तरीक़ाकार, ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है. उसमें इकट्ठा पढ़ाने की बजाय वक्फों से पढ़ाया जाता है. जैसे मैं मिसाल दूँ, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में 3-3 घंटे के लेक्चर रख दिए जाते हैं एक ही टॉपिक पे, एक ही सब्जेक्ट के, जबकि हमारे कॉलेज साइड पे. हेलो सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर. जी प्लीज सर, आपसे पूछना था आप कौन सी स्लाइड पे हैं सर? मैं यही चौथी स्लाइड पे वाली. नहीं ये स्लाइड नहीं, ये स्लाइड ठीक है, ओके. ये सिर्फ स्लाइड आप सेट नोट किया, कर ठीक है, ओके. लीजिए. पार्टिसिपेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे ना सर? ओके सर. हाँ नहीं, पॉइंट्स अलग से आपको मिल जाएंगे, पॉइंट्स अलग से देंगे आप. ये चूंकि आपका आगे लेक्चर है इसलिए मैं इस पे ज्यादा वो नहीं कर रहा. ये इसी टॉपिक पे आपका अलग से 7 टीचिंग मेथड्स जो है या इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, ये आगे आएगा आपका टॉपिक. सो मैं अपनी स्लाइड पे वापस आ रहा हूँ. ये 2 और रह गई हैं. इसके बाद स्पेस लर्निंग, जो बजाय इसके कि हम इकट्ठा सब कुछ पढ़ा दें, हम उसे स्पेसिस में डिवाइड कर लेते हैं. हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में कॉलेजेस का जो टाइम टेबल बनाया जाता है वो भी इसी थेरी को, इसी थेरेपी को सामने रख के बनाया जाता है. उसमें क्या है, बजाय 6-6 घंटे का लेक्चर दे के और पूरा बायो एक ही दिन में पढ़ा के या 2 दिन में पढ़ा के पारी कर दी जाए, हम उसे स्पेसिस में आधा घंटा बायो पढ़ा देंगे, आधा घंटा फिजिक्स पढ़ाएंगे, आधा घंटा केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, या आधा घंटा बायो पढ़ा के आधा घंटा उसे उर्दू पढ़ा या इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर आधा घंटा बायो की तरफ ले आएंगे. ये स्पेसिस जो हम दे के पढ़ाते हैं, इससे बच्चे में इंटरेस्ट उसका बरकरार रहता है, डेवलप रहता है, और उसका बोरियत नहीं होती, या उसके वो जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिविटी है, वो हर्ट नहीं हो पाती. सो हमें ये स्पेस्ड लर्निंग की तरफ भी रहना चाहिए. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज हैं, हम बजाय इसके कि एक ही दिन में सारे टेंसेस सिखा दें, बच्चा कंफ्यूज हो जाए उसमें, उन टेंसेस में, उसे एक दिन हम पास्ट परफेक्ट सिखाते हैं, एक दिन पास्ट कंटिन्यूस सिखाते हैं, अगले दिन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसे लर्निंग उसकी इफेक्टिव हो, उसको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए, उसको बोरियत ना हो, उसका आपस में मिक्सचर या गड़बड़ ना हो सके टॉपिक्स या ये चीज़ें. सो इसे स्पेस्ड लर्निंग हम कहते हैं. ये भी बड़ा इफेक्टिव, और हमारे यहाँ ये ज़्यादा चल रहा है एशियाटिक कंट्रीज़ में. डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, इसमें ख़ास तौर पे किताब से हट के हम थोड़ा सा बच्चों को तालीम देने की कोशिश करें. जैसे स्पोर्ट्स वाले
किताब तो है उनके पास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की, लेकिन वो उसे साथ ही ले जाते हैं ग्राउंड में, हॉकी के ग्राउंड में, और वहाँ पे बाकायदा ये हॉकी है, इसकी ये लंबाई है, इसकी ये शेप है, ये बॉल है, इसका ये वजन है, ये ग्राउंड है, ये इसकी लेंथ है, ये हाफ ग्राउंड है, ये डी है, ये गोल बार्स हैं, एक एक चीज का, ये इसके 11 खिलाड़ी हैं, 11 प्लेयर्स की ये फॉर्मेशन है, ये ओपोनेंट्स हैं, ये उनकी फॉर्मेशन है, ये गोलकीपर है, इसका ये डोमेन है, ये इस तरह खेल सकता है, राइट हाफ बैक, फुल बैक वगैरह। यानी उसे उस फील्ड में केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री की लैब में ले जाएं, वहाँ बाकायदा जैसे बायो वाले डायसेक्शन पढ़ाएंगे या फिजिक्स वाले कोई न्यूटन का लॉ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके वो किताब में पढ़ाएं और एक दास्तान सुना दें कि बस न्यूटन बैठा था, एप्पल ऊपर से गिरा और उसने फर्स्ट लॉ बना लिया, सेकंड लॉ बना लिया, थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया इस तरह बन गया, बोहर्स लॉ ऐसे बन गया, या बायो में डायसेक्शन या ब्रेसिका। आप अगर बराह रास्त ब्रेसिका, हम बच्चों को 6 हफ्ते पढ़ाते हैं ब्रेसिका क्या है, ब्रेसिका क्या, जब हम उन्हें लाके दिखाते हैं तो खुद ही हो सर ये तो सरसों है। सो अगर हम वो सामने उनके रख दें और फिर हम पढ़ाना शुरू करें तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उनकी एक सेंस ऑफ नोइंग डेवलप हो जाएगा। हाँ ये चीज़ है, ये सनफ्लावर इस चीज़ को कह रहे हैं, ये तो हम रोज़ाना देखते हैं। ये इसकी स्लाइड्स जो बना रहे हैं ये इसके इस पार्ट की बना रहे हैं। डायसेक्शन मेंढक का दिल तो हमने सुना हुआ, इसके 5 पार्ट्स हैं, लेकिन ये देखो ये हम खोल के देख रहे हैं, ये इस तरह से काम के फंक्शनल करते हैं। सो मैं एक लैब में गया इसी तरह विजिट करने पिछले दिनों उकाड़ा की साइड पे। वहाँ मैंने बायो की टीचर से पूछा कि आप मेंढक डायसेक्शन करवाती हैं। मुझे इनफैक्ट उस लैब में डायसेक्शन बॉक्स नज़र नहीं आया, तो वो नई टीचर आई थी, वहाँ पे कहा जी सर कराते हैं। मैंने कहा कब करवाई थी, तो उसने बताया जी इतना अर्सा पहले, कुछ देर पहले कराई थी। तो मैंने कहा अच्छा डायसेक्शन कैसे करवाते हैं आप? मैंने मेंढक से मंगवा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा उसे बेहोश कैसे करते हैं? तो कहने लगे सर बेहोश करने के लिए हम एक केमिकल का नाम लिया उसने, जाहिर है एक ही केमिकल है जो बेहोश होने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे ये बेहोश हो जाता है, फिर हम डायसेक्शन करते हैं। मैंने कहा अगर केमिकल ना मिले या मेंढक केमिकल से बेहोश ना हो तो क्या करते हैं? तो अब वो परेशान थी कि क्या करते हैं, जबकि जब हम पढ़ते थे 30 साल पहले तो हमारे यहाँ केमिकल का यूज़ कम होता था, एक पेन से प्रिक कर लिया जाता था और वो मेंढक को बेहोश करके डायसेक्शन कर ली जाती थी। सो वो किस खास पॉइंट पे प्रिक करना है, और प्रिक करना ही इवन उस हमारे आज की मॉडर्न स्टूडेंट को नहीं, जबकि हमारे जो पुराने बायो के टीचर्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, जिन्होंने आज से 25-30 साल पहले साइंस पढ़ी हुई है, FSC की हुई है प्री मेडिकल में, तो वो बेहतर जानते हैं कि सिर्फ एक दवाई से ही बेहोश नहीं किया जा सकता, बल्कि और भी तरीके इसके हैं। सो हमें थोड़ा सा अपने आप को इस अंदाज में भी रखना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को हम अगर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड में ले जाएं, कंप्यूटर लैब में ले जाएं, हमारा कंप्यूटर की एजुकेशन मोस्टली इफेक्टिव इसीलिए जा रही है आजकल कि वो ज़्यादातर पढ़ते ही कंप्यूटर पे हैं, उनके पास कॉलेज में भी कंप्यूटर पे उन्हें पढ़ाया जा रहा है, घर में भी उनके पास कंप्यूटर होता है। सो कंप्यूटर पे वो प्रैक्टिकली सब कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का एक तो इंटरेस्ट बरकरार रहता है, उनके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, उनकी प्रैक्टिकलिटी अच्छी रहती है और वो इफेक्टिव रहते हैं। इस तरह अगर बाकी मज़ामीन में भी आर्ट के दिलदादा हैं, उन्हें आप आर्ट्स के मैदान में ले जाएं, उनसे ड्राइंग्स पेंटिंग्स करवाएं, उनसे स्कल्पचर्स बनवाएं और इस तरह की चीज़ें अगर आप उनसे बनवाएं, सो वो ज़्यादा आपको उनकी एक तो लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, प्लस उनका आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा तेज़ी से वो आपको जो आप रिजल्ट्स उससे लेना चाहते हैं वो आपको बेहतर पॉजिटिव और इफेक्टिव मिलेंगे। और इसमें जो लास्ट हमारे पास है वो डुअल कोडिंग है। ये ज़रा डुअल कोडिंग में is combining words and visuals such as pictures like diagrams, graphics, or organizers with the subject materials in order to improve the learning and memory of the students। जैसे मैं अभी पीछे बता रहा था कि हम पीरियोडिक टेबल लगा दें और उसके साथ पढ़ाना शुरू कर दें, ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, इसकी ये खूबियाँ हैं, इस ग्रुप की ये खूबियाँ हैं, इस ग्रुप में गैसेज आती हैं, इस ग्रुप में फलां चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें डिटेल अगर हम इस तरह दें और सामने वो पीरियोडिक टेबल हर बच्चे के सामने मौजूद हो, या हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, सामने उसकी तस्वीरें लगी हो, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये फूड मॉलिक्यूल्स है, ये ग़िज़ा है जो मुंह में गई है, मुंह में चबाया है, इसमें ये चीज़ें इसमें मिक्स हुई हैं, यहाँ से ग़िज़ा की नाली से होती है, स्टोमिक में, स्टोमिक से जो कुछ भी है निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम या हमने तनफ़ुस जिसे हम सांस का निज़ाम कहते हैं, या हम ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जितने भी हम ब्लड का या आपके नर्व्स का है, मसल्स का है, ये सारा अगर हम बाकायदा बजाय सिर्फ किताब अपने पास रख के, और बच्चे ने अपने सामने किताब खोली हुई है,
बड़ी बड़ी डायग्राम से और उनको इन्वॉल्व करके बोर्ड पे बाकायदा टीचर बनाता जाए अगर उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो बच्चे उस टीचर के हाथ के साथ चलने वाली उस डायग्राम को देखते देखते उस ग़िज़ा के एक निवाले को, लुकमे को आखिरी हद तक मैदे तक लेके जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या गुजरा, क्या हुआ, क्या इसमें शामिल हुआ, आगे ये ब्लड और ये पानी, ये ग़िज़ा और ये पानी मिक्स होके कहाँ ब्लड में गया, कहाँ मसल्स में गया, कहाँ कैसे कैसे इसने अपना किरदार पार्टिसिपेट किया हमारी बॉडी में। सो सारे के सारे उस बच्चों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो हमें थोड़ा सा बच्चों को, जैसे हम ड्राइंग की क्लास हो रही है तो हम बच्चों को बताएं इतनी बड़ी खूबसूरत मखलूक है अल्लाह की, लेकिन अगर वो तितली बना के दिखाएं और उसमें कलरफुल रंग भर के दिखाएं, क्योंकि आज अब बड़े अफसोस की बात है ये भी कि हमारे ज़माने में बागों में तितलियां, जुगनू, ये सब कुछ नज़र आता था। आज हमारे बच्चे ना बाग में जाते हैं, ना सहन में जाते हैं, ना शाम में जाते हैं, ना उन्हें तितलियां नज़र आती हैं। सो ये जल्लों में इन्होंने एक बाकायदा बोटेनिकल गार्डन बनाया हुआ है जहाँ ये तितलियां होती हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स को बाकायदा इन बोटेनिकल गार्डन का विजिट करवाना चाहिए ताकि वहाँ पे ये उन तितलियों को, उन बहुत से इंसेक्ट्स को, उन रेप्टाइल्स को जो अब मादूम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, देख सकें। यानी वो तितली जो इतनी खूबसूरत है, अगर हम अपने बच्चे को बना के दिखाएंगे व्हाइट बोर्ड पे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, बजाय इसके हम बातों में सुना के उसे चले जाएं। ये एक लार्वा है, लार्वा से यूं 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 प्यूपा, आगे तितली बन गई और तितली बन के फ्ला हो गया। सो ये हम अगर बाकायदा करके दिखा देंगे, सो ये वो 7 इफेक्टिव हमारे वो हैं जो आज के टीचिंग के डायनामिक्स में गिने जाते हैं, ये सबूत किए जाते हैं। सो इनको अगर हम अडॉप्ट कर लें, और इस तरह 20 तरीके हैं जो हमारे अपने देसी एजुकेशन सिस्टम में हमारे असातिज़ा किराम इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने कुछ मॉडर्न उसमें से आपको बता दिए जो हमारे यहाँ मिलते हैं मुख्तलिफ किताबों में, लेकिन टीचिंग की किताबों में, लेकिन तरीके हमारे आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कहीं किसी बच्चे को कोई, जैसे हमारे यहाँ ये होम इकोनॉमिक्स में खानादारी की क्लास होती थी, उसमें कुकिंग की मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो किताबों में नहीं होती थी वो बच्चों को सिखाई जाती थी। उसमें बहुत से टिप्स दी जाती थी कि अगर जल गया है तो क्या करना है, मिर्च ज़्यादा होगी है, नमक ज़्यादा हो गया है तो क्या करना है, लेमन का क्या किरदार है, सिट्रस का क्या, या फूड के क्या किरदार होता है हमारे किचन में। सो लाइफ में हमारे तमाम टीचर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उर्दू के, इंग्लिश के, स्टैटिस्टिक्स के, ज़ूलॉजी के, इस्लामियात के, साइकोलॉजी के, हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। सो अपने तरीके से बता रहे होते हैं। वो इसीलिए हमारे टीचर्स इफेक्टिव है ना, कि उनकी टीचिंग इफेक्टिव है। सो जब वो अपनी उन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो इन किताबों में शायद नहीं है, तो वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो एक नया सिस्टम जो किसी किताब में नहीं मिलता उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने तजर्बे की रोशनी में। अली से अगली स्लाइड कीजिएगा प्लीज। अब इसमें टीचिंग को अगर हम एक नोबल प्रोफेशन मान लें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ आप अपने माइक जरा ओपन रखिएगा। ये जो लिखी हुई हैं ये लिखी हुई हैं, इनसे अलावा मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें लेनी चाहूँगा। मसलन एक क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर, हज़ारों टीचर की क्वालिटीज़ है, यहाँ तो इन्होंने 10-12 लिख के बस कर ली है। उसमें एम्पैथी, एम्पैथेटिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स उसको होने चाहिए, उसके पास पॉजिटिविज्म हो उसकी शख्सियत में, फेयर शख्स हो, ह्यूमरस हो, लाइवली हो, अपने स्टूडेंट्स के साथ संजीदा और बदतमीज़ और अक्खड़ और सख्त मिजाज बहुत ज़्यादा ना हो, कंसिस्टेंट ना हो, कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए, रिवार्डिंग होना चाहिए बच्चों के लिए, उसे रिलायबल होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर एक टिपिकल पैशन होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। ये तो वो हैं जो हम किताबों में पढ़ के कह देते हैं। इसके अलावा आप अगर टीचर्स अब यहाँ थोड़ा सा शेयर करें कि वो क्या समझते हैं कि एक टीचर में जो इनके अलावा क्वालिटीज़ आप समझते हैं या जो आपने अपने अंदर ख़ास तौर पे पैदा की कि सर मैं टीचर था, मैंने कम से कम अपने असातिज़ा को देखते हुए ये एक क्वालिटी अपने अंदर पैदा की है जिसको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल रही है, बड़ी एक अच्छा इजाफा रहा टीचिंग के मेरे इस प्रोफेशन में मेरे लिए। जी बस अपना माइक ऑन करके एक एक शख्स एक एक क्वालिटी बताता जाए, हम उसे नोट करते जाएंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। टीचर एज अ परफॉर्मर, एज अ क्रिटिक, यानी कि टीचर का रोल जो है वो एक एक्टर का है कि उसने जो है एक्ट करना है बेसिकली क्लासरूम के शाबाश अंदर, शाबाश, ताकि वेरी वेल, स्टूडेंट जो है उसको कर सके। बिल्कुल और सही। दूसरा उसका है वो क्रिटिक का है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आप बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के ऊपर जो है वो वर्क करें, और जहाँ पे उनको जरूरत है आप उनके लिए जो है वो स्कैफोल्डिंग टेक्निक जो है वो यूज करें कि आपने उनके लिए एक्सपोर्टिव होना है, और जैसे जैसे बच्चों की वो कमी जो है वो आप ओवरकम कर लेते हैं तो आपने सपोर्ट को हटाना है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट लर्नर जो है वो बन सके। क्रिटिक आप पॉजिटिव तो हैं, नेगेटिव कैसे होंगे? कहा कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बच्चों की जो है उसके ऊपर टीचर ने काम करना है। एज अ क्रिटिक उसने देखना है कि बच्चों की कौन सी जो है वो वीकनेसेस हैं, उनको किस तरह से उसने ओवरकम करना है एज अ स्कैफोल्डिंग टेक्निक। यानी कि टीचर ने जो है उनके लिए सपोर्टिव होना है जहाँ पे बच्चे जो हैं उनकी वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए, और जैसे जो है वो बच्चे उन चीजों को अपने बेटर कर लेंगे तो उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना जो सपोर्टिव रोल है उसको कम करते जाना है और स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट लर्नर जो है वो बनाने की तरफ जी जो है वो शाबाश, लेके वेरी वेल, जाना है। वेरी वेल, बहुत जबरदस्त। जी कोई और? जी सर, डॉक्टर अस्मा बिलाल, अस्मा हामिद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। सर आपने जैसा कि शुरू में कहा ना कि उस्ताद का रोल पहले जो था वो बहुत ज़्यादा, इट वाज एट पर्सनल लेवल, और उस्ताद की वैल्यू और इज्जत भी बहुत ज़्यादा थी। तो आई थिंक वो जो इंटरेक्शन था उस्ताद और शागिर्द का, वो कहीं अब उसमें डिस्टेंट आता जा रहा है। साथज़ा मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में हूँ, डेपुटेशन पे हूँ, साथज़ा एक्चुअली बच्चों से थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं या घबरा जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आगे से ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा उनका जो है वो रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इस सिलसिले में ये है कि बच्चों को जो हमारे असातिज़ा ने जैसे हमारी तरबियत की, हम तो एक ऐसे मॉडल इंस्टीट्यूशन में थे जहाँ पर तालीम के साथ साथ हमारी ग्रूमिंग भी होती थी। हमें ये भी बताया जाता था कि किस किस्म का लिबास पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे घर को सजाना है, इस तरह की सब तमाम चीज़ें जो बेसिक बीएस लेवल पर हमारी होती थी। तो अब शागिर्द को अगर आप यही सिर्फ कह दें कि उसका बात करने का तरीका या बैठना, ये पर्सनल जो ग्रूमिंग है, ये हम स्पेशली फीमेल इंस्टीट्यूशंस में ये बहुत मिसिंग है। तो स्टूडेंट्स को टीचर्स नहीं बताते हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स बीइंग वुमेन, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू इंटरैक्ट, हाउ टू present yourself when you're in a company हाउ टू बिहेव, of हाउ the टू other gender. रिएक्ट, ये सारी चीजें। किसी जब आप ऑपोजिट जेंडर की कंपनी में होते हैं तो आपको कैसे बैठना है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, लिबास पर हम लोगों ने, बच्चों ने लिबास पे बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ज़रूरत है कि हम उस पर भी उनको ट्रेन करें। और ये बच्चों के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनको बताया जाए, स्पेशली जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, कि वो सुने और एसिमिलेट करें और हौसला पैदा करें उस्ताद की बात सुनने का, और उस्ताद को भी बताना चाहिए पर्सनल ग्रूमिंग पे भी और उनके मैनर्स और एटीट्यूड पर भी जनरली आई थिंक। जी शाबाश, वेरी गुड। और कोई मेल साहिबान? डॉक्टर खावर खुर्शीद कुछ अर्ज करना चाहता हूँ सर, आपका लेक्चर बहुत अच्छा है। जी वेरी वेरी, जी सर। जी, रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। जी, हमारा एक अदारा है जिसको हम नेक्टी कहते हैं, नेशनल जी, बिल्कुल। एक्रीडेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसने रोल ऑफ टीचर जो है इसके 10 स्टैंडर्ड जो हैं मुतय्यन किए हैं। जी। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको ब्रीफली बयान कर जी दूं सर। ब्रीफली, जी प्लीज, जी प्लीज। सबसे पहले ये जो अदारा है ये देखता है कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए और किस टीचर को इस प्रोफेशन में आना चाहिए और किस टीचर को इस प्रोफेशन से निकाला जाना चाहिए। ये डिसीजन जो है ये नेक्टी करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पैक जो है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो डिसाइड करती है कि हमने अपने प्रोफेशन में किस किस्म के लोग लाने हैं और किस किस्म के लोगों को निकालना है, यहाँ पे किसका रोल कैसा होना चाहिए। या पीएमडीसी जो है मेडिकल में Yes. वो ये मुतय्यन करते हैं टीचर का रोल। जो हमारा टीचर का रोल है वो मुतय्यन किया है नेक्टी ने, और इसने 10 स्टैंडर्ड दिए हैं। नंबर 1 पे है सब्जेक्ट नॉलेज। सर ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है इसको उन्होंने फिर आगे 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और इन 3 कंपोनेंट को उन्होंने ऐसे किया है कि नॉलेज, डिस्पोजिशन और स्किल्स। नॉलेज का जो तल्लक है वो सब्जेक्ट नॉलेज है, कंपिटेंसी है,
और जो डिस्पोजिशन है उसकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसा कि ये मैडम अभी बता रही हैं कि किस तरह बिहेव करना है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, और जो स्किल्स हैं ये टीचिंग स्किल्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी एक प्रोफेशनल होता है और एक सारे प्रैक्टिशनर होता है, जो एक कॉलेज टीचर होता है वो एक प्रोफेशनल होता है, और प्रोफेशनल की डेफिनेशन ये है कि उसके पास एक एक्सटेंडेड नॉलेज होता है प्लस ट्रेनिंग होती है। तो कोई भी प्रोफेशन हो, हम जो जितने भी कॉलेज टीचर हैं, हमारे यहाँ जो एक्सटेंडेड नॉलेज है वो मास्टर डिग्री और एमफिल लेवल के हैं। और जब ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो नेक्टी ने ये कहा है कि इनिशियल रिक्रूटमेंट के वक्त कितनी क्वालिफिकेशन हो, प्री सर्विस ट्रेनिंग कैसी हो, इंडक्शन ट्रेनिंग कैसी हो, और इन सर्विस ट्रेनिंग किस हद तक हो कि वो जो टीचर है वो हमारा एक प्रोफेशनल बने, और उसकी अगर कमी है तो उसको प्रोफेशनलाइजेशन कैसे करनी है और उसकी प्रोफेशनलिज्म कैसे करनी है। खास तौर पर जो एटीट्यूड की बात की जाती है, जिसको हम ये टॉपिक में है इफेक्टिव डोमेन। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो मैथ का एक तालिब इल्म है, एमएससी मैथ कर लेता है या साइंस का है, तो उसने तो एमएससी मैथ की है, एक्सटेंडेड नॉलेज उसके पास है, लेकिन पास वो डिस्पोजिशन नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, जो इफेक्टिव डोमेन है वो बड़ी वीक है। ऐसे वीक है कि उसमें जो लॉजिक जो होता है मैथ के साथ रिलेटेड रीजनिंग है वो नहीं है, इस वजह से कि वो रोट लर्निंग पे आया। या जो साइंस का एक टीचर है उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। या एक इस्लामिक स्टडीज का जो हमारा टीचर है उसमें जो मॉरलिटी का लेवल है वो उतना नहीं होता जितना एक डिमांड किया जाता है। इसी तरीके से जो साइकोलॉजी का है या जो सोशल स्टडी का है, वो अपने सब्जेक्ट से जो है उतनी वो चीजें जो है साइकोमोटर डोमेन में और अफेक्टिव डोमेन में वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि जब हम नेक्टी के इन स्टैंडर्ड्स को देखते हैं तो पहला हमने स्टैंडर्ड सब्जेक्ट नॉलेज जिसमें कॉग्निटिव डोमेन को, अफेक्टिव और साइकोमोटर को, दूसरे नंबर पे है टीचिंग स्ट्रेटजीज जिसमें आपने फ्लिप्ड लर्निंग का बात की, ब्लेंडेड लर्निंग की बात की, स्पेस लर्निंग की बात की। तो ये वो एक्सटेंडेड नॉलेज प्लस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में सर ये टीचिंग स्ट्रेटजीज आती हैं, असेसमेंट स्किल्स, टीचिंग एंड टेस्टिंग गोज टुगेदर। जब भी हम टीच करते हैं तो साथ साथ हम असेसमेंट भी करते जाते हैं, और जो असेसमेंट स्किल्स है ये बकायदा एक सब्जेक्ट है कि किस तरीके से टीचर के अंदर असेसमेंट स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो, ताकि उनको पता चले कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो किस हद तक बच्चे जो हैं वो लर्न कर रहे हैं। इसके अलावा क्लास मैनेजमेंट स्किल्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, यूज ऑफ आईटी इन टीचिंग है। तो ये सारे वो स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मैंने आपको बताए हैं, टाइम की कमी की वजह से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं 10 स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इस पे अगर हम बात करें वन बाय वन और फिर उनके नॉलेज में और उनकी डिस्पोजिशन और फिर उनकी स्किल्स में, जो कि हमारा बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक बनता है, बहुत अच्छा बनता है। फिर इसके बाद सर आता है प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें पंक्चुअलिटी आती है, रेगुलरिटी आती है, टाइम मैनेजमेंट आता है, डिसिप्लिन आता है, ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो इसमें भी हमारे जो टीचर्स हैं उनमें ऐसे एट्रीब्यूट्स और ऐसी वैल्यूज और ऐसे एटीट्यूड हमें डेवलप करने हैं कि उनकी प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि अभी ये स्लाइड के ऊपर हमें नजर आ रही है, ये सारी प्रोफेशनल एथिक्स हैं और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, ताकि इसके मुताबिक जब हम बच्चों से डील करें, पेरेंट्स से डील करें, तो हमारी जो एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो डेवलप होकर सामने आए, अच्छे प्रोफेशनल जो हैं वो इस प्रोफेशन में रहें, और जो इन कोड ऑफ कंडक्ट को ओबे नहीं कर रहे उनके लिए भी ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है जो कि नेक्टी ही बनाती है कि उनको किस तरीके से उनको, मैं अब लफ्ज वो इस्तेमाल नहीं करता, बाकी प्रोफेशंस में है कि उनको इस प्रोफेशन में से निकाला जाए। तो ये मैंने कुछ, सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, मैंने इसी टॉपिक से रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन बड़े आजिजी और बड़े अदब से सर मैंने गुजारिश की है। यही मेरा कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका माइक म्यूट है शायद। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो यस का मैसेज कर दें। जी बिल्कुल आ रही है। जी मैम, सर का इंटरनेट इशू है सर, डिस्कनेक्ट करके दोबारा से सर ज्वाइन करने लगे हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज नहीं आ रही सर की जी। जी प्लीज़ वेट करें, सर ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू।
सर आपका माइक म्यूट है, अपना माइक अनम्यूट करें सर। सर आप अपना माइक अनम्यूट करें सर, अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। जी ठीक है। जी आवाज आ रही मेरी? हेलो यस सर आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी सर आ रही है। क्वालिटीज ऑफ टीचर मैं मुख्तसर करता हूँ, बहुत माजरत, टाइम हमारा थोड़ा सा खराब हो गया बीच में इंटरनेट की वजह से। एक्टिव लिसनर होना चाहिए टीचर को, उसकी क्वालिटीज में नर्चरिंग होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी उसकी शख्सियत में जरूर होना चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न हो, उसने सिर्फ टीच ही उसकी ड्यूटी नहीं है, उसके अंदर अपनी एक थर्स्ट होनी चाहिए लर्निंग की, ऑर्गेनाइजेशन स्किल जानता हो, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स डिग्निफाइड वे में हो, कंट्रोल्ड एंड लीडरशिप हो, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो, सेल्फ एवेल्युएशन जानता हो। आखिरी स्लाइड सिर्फ ये है शुड बी प्रेजेंटेबल। अब यहाँ पे प्रेजेंटेबल से हम रात सिर्फ लिबास लेते हैं, लेकिन जब मैंने शुरू में बताया कि हमारे बच्चे पर्टिकुलरली फीमेल बच्चे फीमेल टीचर्स को और हमारे मेल बच्चे मेल टीचर्स को बड़े ही कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनका लिबास। अब मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि जब आप 17 ग्रेड में सेलेक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर बन गए हैं, तो आप पे बाकायदा जो एक्स्ट्रा कोड जो आप पे आपके सर्विस रूल्स आपको अलाउ करते हैं, एक मखसूस लिबास है जो आप पहन सकते हैं। आप जॉगर्स और जीन्स और इस तरह के लिबास और ट्रैक सूट्स और ये वो नहीं पहन सकते। सो चलता है, सब कुछ चलता है, हाफ स्लीव भी हम पहन के चल रहे होते हैं, लेकिन बाकायदा जब आप क्लासरूम में जाएं तो आपके पास अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो ड्रेस पैंट शर्ट टाई एंड कोट होना चाहिए, ये आपका ड्रेस कोड है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो शलवार कमीज के साथ आपकी वेस्ट कोट होना जरूरी है। लेकिन चलें, इतना हम नहीं अभी सख्ती पे आते, तो कम से कम आपका ड्रेस प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप मतलब ऐसे ही ट्रैक सूट में उठ के या पुरानी से जीन्स में पुराने से मैले से शूज़ पहन के ना आ जाइए। आप जो शूज़ पहन के आए वो प्रॉपरली पॉलिश्ड हो, आपका ड्रेस प्रॉपरली प्रेस्ड हो, वॉश्ड हो, गुड लुकिंग हो, आपके शानों पे से ढलका हुआ ना हो, वेल स्टिच्ड एंड वियर्ड हो। फिर सिर्फ ड्रेस की बात नहीं है, आपकी शख्सियत में एक पोलाइटनेस होनी चाहिए। आपको देखते ही बच्चा आपकी तरफ मतवज्जो हो, ना कि आपसे मुतनफ़िर हो। आपकी जो गुफ्तगू है, यू शुड टॉक वेरी पोलाइटली, नॉट हार्शली, होए क्या कर रहे हो कैसे, और जो पंजाबी में हम थोड़ा सा कर देते हैं, नो दिस इज नॉट द वे। एक टीचर से जब वो एक रोल मॉडल बनने जा रहा है तो उससे इन चीज़ों की तवक्को नहीं की जा रही होती। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आपसे तवक्को की जाती है कि आप जब भी बोलें, जो भी बोलें, सही दुरुस्त और सच बोलें, क्यों कि आपको फॉलो किया जा रहा है। डोंट अब्यूज और टॉन्ट, कभी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज ना कीजिए, टीजिंग या टॉन्टिंग आपकी टोन नहीं होनी चाहिए। डोंट स्मोक और यूज एनी अदर ड्रग्स, आप हुक्का, नस्वार, बीड़ी, सिगरेट, कोई और नशे की चीज़, ये चीज़ें सख्ती से आप अपने इनका इस्तेमाल छोड़ दीजिए अपने बच्चों के सामने ख़ास तौर पे। और क्लासरूम में तो 100 की बजाय 200%
ये चीज़ें बैन है। क्लासरूम में मैं अक्सर अब देखते हैं कि टीचर बैठा मोबाइल से खेल रहे होते हैं और बच्चे अपनी किताब लेके जो भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मोबाइल क्लासरूम में, हमारे एक वक्त में मोबाइल फ़ोन क्लासरूम में बाकायदा बैन होता था। रिटन टीचर्स को रिटन इंस्ट्रक्शंस होती थी, क्लासरूम में जाने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन अपने ड्रॉर में रख के जाइए, टेबल में रख के जाइए, अपने रूम में रख के जाइए। लेकिन अब टीचर चेयर पे बैठा है, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अक्सर टीचर्स को चेयर पे बैठना भी शायद अलाउ नहीं होना चाहिए। एक रोस्ट्रम है, एक डाइस वहाँ पड़ा हुआ है, उस पर खड़े हों, बोर्ड को यूज़ करें, गैजेट्स को यूज़ करें, मूवमेंट्स को यूज़ करें। क्लासरूम में आप वॉक करें, इवन आपका पहले बच्चे से लेकर आखिरी बच्चे तक आपकी डायरेक्ट अप्रोच और इंटरेक्शन होना चाहिए उनके साथ। गिव रिस्पेक्ट टू ऑल, ये नहीं कि ये मेरा ज़्यादा समझदार ज़हीन बच्चा अच्छा नंबर लेता है तो ये बड़ा रिस्पेक्टफुल है, ये हर मजमून में फेल होता है तो इसको तो मैंने तू तराक करके बुलाना है, ये है ही नलायक, ये है ही नकीद, ये नलायक नकट्टू है। नो, रिस्पेक्ट दीजिए, आपकी रिस्पेक्ट से ही हो सकती। बहुत सारे बच्चे जस्ट आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से अच्छे स्टूडेंट्स बन जाते हैं। सो अपने इस अहम टूल को, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव टूल को अपने हाथ से ना जाने दीजिए। कल्चरल वैल्यूज़ एंड कंसिडरेशंस आपको पता होनी चाहिए। जिस माहौल, जिस माशरे में आप रहते हैं वहाँ यकीनन कुछ नॉर्म्स हैं, उस टीचिंग की कुछ कल्चरल वैल्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों से आपको अवेयर होना चाहिए। सो टीचर शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल। उसकी शख्सियत क्लासरूम में, क्लासरूम से बाहर, मुआशरे में, जहाँ भी वो एज ए टीचर के रोल में नज़र आ रहा है, वो रोल मॉडल होना चाहिए। उसमें वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो एक रोल मॉडल में होती हैं। सो इसमें मैंने आपसे काफ़ी सारी इनपुट लेना थी, चूँकि आप लोग अपनी अपनी जगह अपनी शख्सियत को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, अफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस के बीच में इंटरनेट ने हमें परेशान कर दिया और टाइम भी अब हमारे पास पूरा हो चुका है। सो ये आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख के, एक ट्रेड्स ऑफ गुड टीचर एंड हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटेबल टीचर इन क्लासरूम और इन इंस्टीट्यूशन, या आप मुझे लिख के भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई वेलकम योर सजेशंस एंड योर वर्दी या आपके प्रीशियस जो आरा होंगी उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। सो हाँ, चलिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितना इस मुख्तसर से वक्त में मैं तेज़ी से कर मुझे लगता है थोड़ा मैं तेज़ रहा हूँ, लेकिन चूँकि कंटेंट थोड़ा मुझे ज़्यादा देना था तो इसलिए मैंने उसे स्पीड में डिलीवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा फिर हमारी मुलाकात होगी किसी और क्लास में। बहुत शुक्रिया आप सबका। Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, dear participants, Allah Hafiz. See you tomorrow. अटेंडेंस शीट नहीं आई ग्रुप में। अटेंडेंस शीट पहले सेंड कर दी गई थी सर। अब्दुल हमीद साहब ने पहले भी सेंड की थी, ग्रुप में भी सेंड की थी और मीटिंग की चैट में भी सेंड कर दी थी। आपसे पूछना था कि अटेंडेंस शीट एक ही दफा आया करेगी दिन में या 2 दफा आएगी, मॉर्निंग और इवनिंग? बस कल से मैम एक बार ही आया करेगी। तो अब दोबारा, अब दूसरी दफा फिर आई है? आज 2 नहीं, दफा अब नहीं आनी। वो पहले सेंड कर दी गई थी, अब नहीं आनी अटेंडेंस शीट वैसे। नहीं, वो कुछ लोग ग्रुप 1 में थे, कुछ 3 में थे, इस तरह जो है उनकी अटेंडेंस रह गई है जी। जो ग्रुप 1 में थे, ग्रुप 2 में थे, सबको 1 बाय 1 सेंड की गई है। ग्रुप 1 में भी की गई है, 2 में भी और 3 में भी। जी, मुझे इस तरह पूछना था कि एक दफा ही लगी है ना, हमने एक दफा तो हमने लगा दी है। हाँ जी, बस एक बार ही लगनी है। नहीं, बस एक बार लगा करेगी, बस आप सबको गाइड करने के लिए। ऐसे आज 2 बार की है, कल से एक बार ही होगी। तो आज दूसरी दफा फिर आई है अटेंडेंस? मैंने तो नहीं देखी, दूसरी दफा तो नहीं आई, हमने तो एक दफा ही लगाई है। एक दफा ही लगाई है, ठीक है, ओके। आप सबने लगा दी है, ठीक है। दूसरी दफा भेज देना कि अगर दूसरी दफा आई है तो चले, मैं एक बार फिर से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जिन्होंने नहीं लगाई वो लगा दें। सो कल से आपने एहतियात करनी है। कल से एक बार ही मीटिंग लिंक आया, अटेंडेंस लिंक आया करेगा। वो एक क्या टाइम होगा, आपने उसको फौरी सबसे पहले अटेंडेंस लगानी है, क्योंकि बाद में टाइम जब उसका खत्म हो जाता है तो आप फिर अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे, वो आपकी एब्सेंट मार्क होगी वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।